हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वर्कर्स। ये हमारा यूनिट 4 का लेसन 5 है। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं वर्कर्स का, जहां हमने ये पढ़ा था कि व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, और दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया था कि लेबर मार्केट में वेज रेट कैसे डिटरमिन हो रहा है। हमने डिमांड फॉर वर्कर्स स्टडी किया था, सप्लाई वर्कर्स, और फिर ये देखा था कि मार्केट में इक्विलिब्रियम वेज रेट किस तरह सेट हो रहा है। आज की क्लास में हमारा मेन टॉपिक होगा वेज डिफरेंशियल्स, इन विच वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई डू डिफरेंट पीपल अर्न डिफरेंट इनकम्स। किसी हार्ट सर्जन को पैसे ज्यादा क्यों मिलते हैं, किसी प्लम्बर को पैसे कम क्यों मिलते हैं, रोनाल्डो इतने पैसे क्यों कमाता है। ये सब चीजें आपको इस लेसन से समझ में आएंगी। वी आर गोइंग टू डिस्कस द रीजंस ऑफ व्हाई डिफरेंट पीपल in different occupations earn different incomes। ठीक है, तो चलें देखते हैं। हेडिंग डाली हुई है मैंने, रीजंस फॉर डिफरेंसेस इन अर्निंग्स, और उसमें सबसे पहले आ जाता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। ये सबसे आसान पॉइंट है, आपको ऑलरेडी पता है कि अगर किसी इंडस्ट्री में डिमांड फॉर वर्कर्स बढ़ेगी तो वेज रेट बढ़ेगा, डिमांड फॉर वर्कर्स कम होगी तो वेज रेट कम होगा। अगर सप्लाई बढ़ जाएगी और सप्लाई एक्सीड कर जाएगी वर्कर्स से तो वेज रेट पर डाउनवर्ड प्रेशर आ जाएगा, और अगर डिमांड के मुकाबले में सप्लाई कम होनी शुरू हो जाएगी वर्कर्स की तो वर्कर्स की शॉर्टेज हो जाएगी और वर्कर्स का वेज रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यू ऑलरेडी नो that whenever the demand and supply conditions in the market change, price of the good change. So when the demand and supply conditions of workers will change, wage rate will change. If demand will increase, obviously the wage rate will go up. If demand would fall, wage rate will go down. If supply would increase, there would be excess supply in the market, wage rate will go down. But if there would be a shortage of workers due to a fall in supply, wage rate will go up. So this is a very easy point to understand कि पास टाइम क्यों किसी वर्कर्स को ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे और क्यों कम मिल रहे होंगे। फिर हम आ जाते हैं ट्रेड यूनियंस इम्पैक्ट। Trade unions play an important role in setting quantity of workers employed and the wage. ट्रेड यूनियन आपको पता ही होगा कि ऑलरेडी ट्रेड यूनियन कहते हैं वर्कर्स की यूनियन। हर साल इलेक्शन होंगे इंडस्ट्री में, तमाम वर्कर्स अपने लीडर्स इलेक्ट करेंगे, अपनी ट्रेड यूनियन इलेक्ट करेंगे। ट्रेड यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कर्स, और वो मैनेजमेंट से वर्कर्स के राइट्स के लिए काम करें। मैं स्लाइड पढ़ता हूं, आपके बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ट्रेड यूनियंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिंग क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एंड द वेज रेट। ट्रेड यूनियन इज empowered by weapon of industrial actions। ट्रेड यूनियन को अगर मैनेजमेंट को परेशान करना है, फर्म को परेशान करना है, एम्प्लॉयर्स को, तो वो स्ट्राइक्स कर सकते हैं, पिकेटिंग यानी कार्ड्स वगैरह उठा के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वर्क टू रूल कर सकते हैं। वर्क टू रूल का मतलब ये होता है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में चीजें हैं सिर्फ सिर्फ वही काम करेंगे, उसके अलावा वो कोई और काम नहीं करेंगे, और नो कोऑपरेशन का भी ऑलमोस्ट वही मतलब। तो ये वो इंडस्ट्रियल एक्शंस हैं जिससे बास टाइम ट्रेड यूनियंस एम्प्लॉयर्स को ब्लैकमेल करके अपनी वेजेस बढ़ाएंगी और अपनी दूसरी डिमांड्स रखेंगी। On the backup of this power, trade union negotiates for higher wage rates through collective bargaining। कलेक्टिव बार्गेनिंग से क्या मुराद है कि ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के दरमियान नेगोशिएशंस होंगे, बार्गेनिंग होगी, और उसके बेस पर वर्कर्स यानी कि ट्रेड यूनियन हायर वेज रेट मांगेगी। Their success in wage rate depends on their relative bargaining power और relative strength। ट्रेड यूनियन कितनी पावरफुल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मैनेजमेंट से, एम्प्लॉयर्स से अपनी बात मनवा पाएगी या नहीं मनवा पाएगी, जो कि सबसे ज्यादा इस चीज पर डिपेंड करता है कि ट्रेड यूनियन में मेंबर्स कितने ज्यादा है। जितने मेंबर्स ज्यादा होंगे ट्रेड यूनियन के, उतना ट्रेड यूनियन स्ट्रांग होगी और अपने एम्प्लॉयर्स को इन्फ्लुएंस कर पाएगी, अदरवाइज नॉट।
In general conditions, a trade union faces a trade-off between higher wage rate and quantity of workers employed. आमतौर से ये होता है कि जब वेज रेट ज्यादा मांगती है ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर्स से, तो उसका एक नुकसान ये होता है कि अगर वो हायर वेज रेट देंगे तो जाहिर बात है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए वो फिर कुछ ना कुछ वर्कर्स को माइनस करेंगे, रिडंडेंट करेंगे, निकालेंगे जॉब से। ये और बात है कि उस पर भी ट्रेड यूनियन से कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो सकता है। ठीक है, डायग्रामेटिकली देखें जरा इसको कि जब जाहिर बात है कि मार्केट वेज रेट फर्स्ट करेंट डब्ल्यू था यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मार्केट वेज रेट डब्ल्यू है, क्वांटिटी क्यू है। लेकिन ट्रेड यूनियन हायर वेज डिमांड कर रही है, और ट्रेड यूनियन जो वेज रेट डिमांड कर रही है वो देखें मैंने यहाँ पर शो किया हुआ TUW के नाम से। अगर फर्म ये वेज रेट देती है जो कि हायर वेज रेट है डब्ल्यू से, तो आप देख सकते हैं कि डिमांड कर्व पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, क्योंकि जाहिर बात है कि जब वेज रेट बढ़ेगा तो फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और फर्म इतने वर्कर्स एम्प्लॉय करने की पोजीशन में नहीं रहेगी। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। जबकि दूसरी तरफ जब ट्रेड यूनियन वेज रेट बढ़ाएगी तो वर्कर्स के लिए वो एक इंसेंटिव है, मोर वर्कर्स वुड सप्लाई देमसेल्व्स इन द लेबर मार्केट। एज अ रिजल्ट सप्लाई एक्सटेंड होगी और डिमांड कॉन्ट्रैक्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब वेज रेट बढ़ रहा है ट्रेड यूनियन की पावरफुलनेस की वजह से, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर्स को वर्कर्स महंगे पड़ रहे होंगे और डिमांड फॉर वर्कर्स विल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम Q to Q1. And when the wage rate is rising, this is a good news for the workers. Workers would be supplying themselves more. As a result, market supply will reach here. So you can see that at the trade union wage rate, demand is only this. See the arrow, see my cursor. Demand is only this, and supply is this. So there is an excess supply of workers, which means unemployment of workers is taking place. First of all, Q2, Q1 workers are being made redundant by the trade. वेज रेट बढ़ने की वजह से Q से Q1 तक के वर्कर्स को तो फर्म निकाल रही है, लेकिन ये वो वर्कर्स हैं जो वेज रेट हाइस का सुन के मार्केट में मजीद आ गए। तो टोटल जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है वो यहां से यहां तक हो रही है, सी माय कर्सर, राइट। तो ट्रेड यूनियन अगर पावरफुल है तो वेज रेट हाई होंगे, ट्रेड यूनियन अगर वीक है तो वेज रेट लो होंगे। दिस इज ऑल्सो वन रीजन ऑफ डिफरेंसेस इन वेज रेट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, राइट। और हमने ये भी देख लिया कि ट्रेड यूनियन अगर वेज रेट को जबरदस्ती बढ़ाएगी तो ओवरऑल मार्केट पर क्या इम्पैक्ट आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, एक्सेस सप्लाई ऑफ वर्कर्स हो जाएगी। फिर हम आ जाते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट पर। यहां भी ऑलमोस्ट सिचुएशन वही है कि अगर गवर्नमेंट देखती है कि जी इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है और रियल वेज रेट एक्चुअली कम है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो आपको जो ऑलरेडी वेज रेट मिल रही थी उसकी बाइंग पावर कम होती चली जाएगी। जब आपके पैसे की बाइंग पावर कम हो रही हो तो हम ये कहेंगे कि रियल वेज रेट एक्चुअली डिक्लाइन हो रहा है। और खास तौर पे वो वर्कर्स जिनके पास कोई स्ट्रांग बार्गेनिंग पोजीशन नहीं है, लो पेड जॉब्स में है, वो अपने एम्प्लॉयर से ये भी नहीं कह सकते कि हमारी वेज रेट बढ़ा दो। एम्प्लॉयर कहेगा कि भाई आप जाओ, मैं दूसरा रख लेता हूँ। ठीक है ना। तो जहाँ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है और लेबर कॉस्ट बड़ी प्रोपोर्शन है टोटल कॉस्ट की, वहाँ एम्प्लॉयर्स वेज इंक्रीज नहीं देना चाहेंगे, जबकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और वर्कर्स को पहले से ज्यादा पैसे चाहिए अपनी लिविंग वेज के लिए। या फिर मोनोप्सनी यानी कि सिंगल लार्ज एम्प्लॉयर, या ओलिगोप्सनी यानी कि फ्यू लार्ज एम्प्लॉयर्स वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, लोअर वेजेस दे रहे हो, तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और मिनिमम वेज रेट अबव द इक्विलिब्रियम सेट करेगी। मिनिमम वेज रेट अबव द इक्विलिब्रियम सेट करने से क्या मुराद है? डिमांड फॉर वर्कर्स ये है आपके सामने, सप्लाई ये है, और मार्केट वेज रेट जो इक्विलिब्रियम वेज रेट था वो W है और क्वांटिटी Q है। यानी Q क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स फर्म्स एम्प्लॉय कर रही हैं और वेज रेट दे रही है W2। लेकिन गवर्नमेंट को ये वेज रेट कम लग रहा है तो गवर्नमेंट ने वेज रेट मिनिमम वेज रेट पर ले गई, यानी कि वेज रेट जबरदस्ती बढ़ा दिया कि एम्प्लॉयर्स को कम से कम जो वेज रेट देना होगा वो ये देना होगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में मैनुअल वर्कर्स को, बेपढ़े लिखे वर्कर्स को आमतौर से मार्केट में 25-30 हजार रुपए मिलते हैं, जबकि सुना है कि इस साल बजट में गवर्नमेंट मिनिमम वेज रेट 45,000 करने जा रही है।
पहले 38,000 समथिंग था, 39,000। अब गवर्नमेंट ये इन्फोर्स करेगी कि मिनिमम कम से कम वेज रेट वर्कर्स का जो हो वो 45,000 हो। तो जब गवर्नमेंट जबरदस्ती वेज रेट को बढ़ाएगी तो ऑब्वियसली जो बिजनेसेस हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी क्यू से Q1, और फर्म इतने वर्कर्स को माइनस कर देगी। और प्लस ये कि मिनिमम वेज रेट का सुनकर, हायर वेज रेट का सुनकर मजीद वर्कर्स मार्केट में आ जाएंगे और सप्लाई वर्कर्स एक्सटेंड हो जाएगी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, सी माय कर्सर प्लीज, यहाँ से यहाँ तक, इधर तक एक्सेस सप्लाई वर्कर्स हो जाएगी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। क्यों हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट? क्योंकि कुछ वर्कर्स तो फर्म्स रिडंडेंट कर रही हैं, निकाल रही हैं, क्योंकि अब वर्कर महंगा पड़ रहा है। पहले क्यू क्वांटिटी एम्प्लॉय कर रही थी, अब Q1 क्वांटिटी एम्प्लॉय कर रही है मिनिमम वेज पर। ठीक है। जबकि दूसरी तरफ मिनिमम वेज रेट बढ़ने से मजीद वर्कर्स मार्केट में आए और वो भी जॉबलेस हैं। एज अ रिजल्ट जो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है वो ये पूरी एक्सेस सप्लाई है। तो पता क्या चला कि मिनिमम वेज रेट की वजह से पास टाइम पास वर्कर्स को हायर वेजेस मिल रही होंगी। तो दैट इज द रीजन ऑफ डिफरेंसेस इन वेजेस। ये और बात है कि हमने मिनिमम वेज रेट सेट करने के बाकी क्या इफेक्ट आएगा, हमने वो भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आई होप कि चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। फिर छोटी छोटी बातें, इनेट एबिलिटीज से क्या मुराद है? बाज वर्कर्स को पैसे इसलिए ज्यादा मिल रहे होते हैं कि कुदरती तौर पर उनके पास कोई ऐसा टैलेंट हो जिनमें जिसमें उनका अपना हाथ कोई ना हो, वो नेचुरल हो उनके पास, और उसकी वजह से उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये जो रेसलर्स होते हैं, बड़े बड़े माइटी माइटी जाइंट, ये वो लोग होते हैं जो बाय बर्थ इतने स्ट्रांग होते हैं और फिर वो रेसलिंग की फील्ड में आ गए, तो उनकी जो बाय बर्थ माइट है, जो साइज है, जो जाइंट है, सिर्फ उसकी वजह से उन्हें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और कोई खास बात नहीं है। या फिर कोई सिंगर है, जैसे मैंने यहाँ अपनी फेवरेट सिंगर देहांत हो गया मोहतरमा का, विटनी ह्यूस्टन की बात करता हूँ कि शी वॉज एन अमेरिकन सिंगर, अ वेरी ग्रेट सिंगर। तो शी वॉज अर्निंग गुड मनी बिकॉज ऑफ हर वोकल कॉर्ड्स, और वोकल कॉर्ड्स ऑब्वियसली खुद के बनाए हुए नहीं है, गॉड गिफ्टेड है। तो क्या कहते हैं, बाज लोगों को हायर वेजेस इसलिए मिल रही होती हैं कि उनके पास कोई इनेट एबिलिटी होती है, कोई बाय बर्थ ऐसा टैलेंट होता है जो अगर डिमांड में है और उसकी सप्लाई भी लिमिटेड है तो हो सकता है इन लोगों को हायर वेजेस मिल रहे हैं। रोनाल्डो को और लियोनल मेसी को आप मेरे ख्याल में इसी कैटेगरी में डालेंगे। फिर आ गया ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल से मुराद वो स्किल्स और क्वालिफिकेशंस हैं जो कि आप एजुकेशन में टाइम और पैसा इन्वेस्ट करके हासिल करते हैं। हैवी एक्सपेंडिचर एंड लॉन्ग ट्रेनिंग पीरियड is involved in acquiring these skills, therefore they are short in supply and workers having them will enjoy higher wages. जारी बात है कि हार्ट सर्जन हर कोई नहीं बन सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट हर कोई नहीं बन सकता, MBA हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारा पैसा भी इन्वॉल्व है उसमें और बहुत सारा टाइम भी इन्वॉल्व है उस एजुकेशन को लेने में। और उसके नतीजे में जो स्किल्स और क्वालिफिकेशंस आपके पास आ रही हैं, दे आर रेफर्ड एज ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि वो किसी भी इंसान का कैपिटल है। वो उन्हीं स्किल्स और क्वालिफिकेशंस को सारी जिंदगी इस्तेमाल करके पैसा कमाता रहता है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा होता, और उसको उस वजह से हायर वेजेस मिल रही है। ठीक है। तो ट्रेनिंग भी इसी उसमें आ जाती है। तो अगर मैं दोबारा वही बात करूं कि लियोनेल मेसी और रोनाल्डो की जो हायर वेजेस हैं वो सिर्फ उनकी इनेट एबिलिटी की वजह से नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग की वजह से भी हैं, और वो ह्यूमन कैपिटल के उसमें आता है। So Ronaldo and Messi both have innate abilities. They have both innate abilities and human capital. That's why their wage rates are so high. फिर हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की। आपको मालूम है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है पास टाइम, फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है पाकिस्तान में, सेक्टेरियन डिस्क्रिमिनेशन भी हो रही होती है, और उसके बेस पे बाज लोगों को, किसी को हाई किसी को लो वेजेस मिल रही होती है। पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन सिंध में ऐसा है कि सिंध से रिलेटेड लोगों को जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वो ज्यादा रिवॉर्ड कर रही होती है एज कम्पेयर टू कराचीइट्स वगैरह को, तो दैट इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन।
तो बास टाइम डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी हायर और लोअर वेजेस मिल रहे होंगे। प्रोडक्टिविटी आपकी हायर है लेकिन आप डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं तो आपको लोअर वेजेस मिल रही होंगी, और प्रोडक्टिविटी आपकी लो है लेकिन आपसे डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है तो आपको हायर वेजेस मिल रही है। उर्दू में डिस्क्रिमिनेशन को हम अकरबा परवरी कहते हैं, बड़ा मुश्किल लफ्ज है अकरबा परवरी। राइट, कि आप अपनों को अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों अपनों को दे, ठीक है ना, मुहावरा भी है। फिर आ जाते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है कि मॉनेटरी बेनिफिट्स के अलावा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मेडिकल अलाउंस, जैसे हाउसिंग वगैरह या और कोई फैसिलिटी मिलना फ्रिंज बेनिफिट्स में आ जाता है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में आ जाता है। अब यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं, आमतौर से देखा गया है कि जिन जॉब्स में फ्रिंज बेनिफिट्स अच्छे मिल रहे होते हैं, लुक्रेटिव मिल रहे होते हैं, वहां पर आमतौर से वेजेस लो होती है। इवन इन फ्रिंज बेनिफिट्स में जॉब सिक्योरिटी वगैरह भी आ जाती है। गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स हो गई, वो वर्कर्स लोग क्यों करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी भी है, दूसरे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। अब अगर उसमें वेज रेट कम मिल रहा है तो दे डोंट माइंड। तो आमतौर से ये देखा गया है कि जहां बेनिफिट्स बहुत सारे मिल रहे हों वहां पर वेजेस को वर्कर्स इतना नहीं देख रहे होते और लोअर वेजेस पर भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये भी वेज डिफरेंसेस की एक रीजन। अदर रीजंस टू वर्क से मुराद ये है कि बाज लोग पैसों के लिए काम ही नहीं कर रहे हो। स्वदेश फिल्म का शाहरुख खान नासा की साइंटिस्ट की जॉब छोड़ के अपने मुल्क वापस आ जाता है इंडिया, और अपने गांव में विंड टरबाइन के जरिए बिजली बनाता है और गांव वालों को बिजली देता है, और फिर इंडिया में ही रह जाता है। नासा के साइंटिस्ट की जॉब छोड़ देता है वो, जिसमें लाखों रुपए उसे मिल रहे थे, और चंद हजार की जॉब पे आ जाता है अपने मुल्क की खिदमत करने को। तो बाज लोगों को हो सकता है कि मॉनेटरी इंसेंटिव उनके लिए मेन चीज ना हो, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, रिकग्निशन के लिए, अप्रिसिएशन के लिए काम कर रहे हों, या किसी और सोशल नीड को पूरा करने के लिए काम कर रहे हों, और ऐसी सूरत में वो फिर वेजेस को नहीं देख रहे हैं। फिर रीजनल डिफरेंसेस भी हैं कि एक ही जॉब डॉक्टर की कराची में भी है और वहीं कोई किसी रिमोट गांव की भी है। गांव में पेशेंट्स कम होंगे, उनकी बाइंग पावर कम होगी, तो उस डॉक्टर को वेज रेट कम मिल रहा होगा। जबकि कराची में बाइंग पावर भी ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, बीमार लोग भी ज्यादा है, इसलिए हमें नजर आएगा कि कराची में किसी डॉक्टर को ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे और किसी इंटीरियर सिंध या इंटीरियर पंजाब में उसी डॉक्टर को कम पैसे मिल रहे होंगे। तो रीजन से भी डिफरेंस क्रिएट होता है। फिर ये सिर्फ मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा, अक्रॉस द वर्ल्ड की भी बात कर रहा हूँ। वही काम न्यूयॉर्क में कर रहा है कोई, और वही काम कराची में कर रहा है, तो सारी बात है कि न्यूयॉर्क में वेजेस ज्यादा हैं। एक्सचेंज रेट का भी डिफरेंस है, वो भी इसी में आ जाएगा कि वहां उसके ज्यादा पैसे बन रहे होंगे, यहाँ कम पैसे बन रहे होंगे। तो रीजनल डिफरेंसेस भी काउंट करते हैं। फिर उसके अलावा एक्सपीरियंस इन द फील्ड, आपको किसी फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है। अक्सर ये होता है कि जो ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं, जो कम एक्सपीरियंस लोग हैं उन्हें कम पैसे मिल रहे होते हैं। जाहिर बात है एक्सपीरियंस ज्यादा होने का मतलब ये है कि ह्यूमन कैपिटल ज्यादा है, और एक्सपीरियंस कम होने का मतलब ये है कि ह्यूमन कैपिटल कम है। तो ये भी वेज के डिफरेंसेस होने की रीजंस हैं। तो यहां तक हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाई डू डिफरेंट पीपल अर्न डिफरेंट इनकम्स। तो आपने देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बाज लोगों को कम आमदनी और बाज लोगों को बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा होता है। राइट, this does not depend on luck, this depend on these factors which we have discussed. फिर उसके बाद हमारा टॉपिक थोड़ा सा चेंज होता है और हम आ जाते हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी में क्यों चेंजेस आते हैं, हम वो डिस्कस करने जाते हैं। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब क्या है, आपको पता ही होगा कि किसी वर्कर की एबिलिटी के वो एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर सकता है या नहीं कर सकता। मैं टीचर हूं, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, मैं प्लम्बर बन सकता हूं या नहीं बन सकता। अगर मैं प्लम्बर नहीं बन सकता तो ऑक्यूपेशनली इमोबाइल हूं मैं। लेकिन अगर मेरे पास वो स्किल्स भी हैं या वो मैं एक्वायर कर लेता हूं या वो ट्रेनिंग ले लेता हूं तो मैं ऑक्यूपेशनली मोबाइल हूँ।
तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करती है? पहली बात, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन और ट्रेनिंग जितनी ज्यादा मिल रही होगी, जितना दोबारा रीट्रेन होंगे आप या एजुकेट होंगे, ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी ओवरकम हो जाएगी और जाहिर बात है कि आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में, किसी दूसरी जॉब पर आसानी से स्विच हो सकते। फिर कुछ कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो ट्रांसफरेबल होती हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कंप्यूटर्स आता है, मैनेजमेंट आती है, तो आप फॉर एग्जाम्पल पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, अब आप फॉर एग्जाम्पल टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर्स वहां भी चाहिए होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको आना चाहिए और यहाँ भी आना चाहिए, तो दोनों जगह के लिए आपके स्किल्स सूटेबल हैं, ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं, तो आप ऑक्यूपेशनली मोबाइल हैं। फिर इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। आमतौर से ये होता है कि फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट इसलिए भी होती है कि आपको पता नहीं होता कि कहाँ जॉब्स हैं, और जो जॉब देने वाले हैं उनको नहीं पता होता कि उनके रेलेवेंट वर्कर्स कहाँ हैं। तो वो न्यूज़ पेपर्स वगैरह में देते हैं। तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन बढ़ेगी जॉब्स के बारे में, उतना जल्दी आप एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच ओवर होंगे और आपकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर जब से रिमोट वर्क का कॉन्सेप्ट आया है, टेक्नोलॉजी ने, इंटरनेट ने, कंप्यूटर्स ने दूर से बैठ के काम करने का वो कर लिया है, फैसिलिटी आ गई है, उससे भी आपकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी और ज्योग्राफिकल मोबिलिटी भी दोनों बढ़ गई है। फिर पास टाइम गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पाबंदियां होती हैं कि आप फला काम कर सकते हैं और फला काम नहीं कर सकते। तो अगर रेगुलेटरी चेंजेस आएंगे और गवर्नमेंट पाबंदियां हटाएगी, तो उससे भी आपकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी को गवर्नमेंट बढ़ा कैसे सकती है? स्पेशलाइजेशन के जरिए। सॉरी, ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी होती क्यों है? मिसाल के तौर आपकी तो आपकी जॉब बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, आप एक सिंगल कोई काम जानते, कोई दूसरा काम जानते नहीं है, तो अगर आप वहां जॉबलेस हो जाते हैं, तो जाहिर बात है कि दूसरी जगह आपको जॉब नहीं मिल सकती और आप लॉन्ग टर्म के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि आप ऑक्यूपेशनली इमोबाइल हो। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि कोई मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, तो जाहिर बात है वो स्किल्स ऐसी हैं जो ट्रांसफरेबल नहीं है। तो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड जो वर्कर्स होंगे, उनको ये तो फायदा हो रहा होगा कि हायर वेजेस उन्हें मिल रही होंगी, लेकिन अगर वो जॉबलेस होते हैं, अगर उधर इंडस्ट्री में डिक्लाइन आता है, तो वो ऑक्यूपेशनली मोबाइल नहीं है और वो लंबा अरसा तक अनएम्प्लॉयड रह सकते हैं, क्योंकि उनके स्किल्स कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकते। ठीक है। और फिर अगर लैक ऑफ स्किल्स होंगी, लैक ऑफ ट्रेनिंग होगी, तो वर्कर्स जिस जॉब से फारिग हुए थे उसके अलावा उन्हें कुछ आता नहीं होगा, और एज अ रिजल्ट वो ऑक्यूपेशनली इमोबाइल रहे। फिर ऑक्यूपेशनल लाइसेंसिंग, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पास जॉब्स के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, परमिशन चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे हेल्थ केयर के लिए लाजमी एमबीबीएस करना है, लॉ करने के लिए लाजमी एलएलबी एलएलएम करना है, फिर आप एडवोकेट लॉयर बन सकते हैं। तो डिग्री का ना होना भी ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी की एक रीजन है। फिर बास टाइम आपकी एज हो इतनी हो जाती है कि आपको रीट्रेन नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेकिन अगर यंग वर्कर्स हैं तो उनको रीट्रेन करना आसान है, उनको एजुकेट करना आसान है, तो वो कंपैरेटिवली ऑक्यूपेशनली मोबाइल होंगे। फिर नॉन compete कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल एग्रीमेंट्स प्रिवेंटिंग वर्कर्स फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। मिसाल के तौर पर आप अपनी जॉब से खुश नहीं है, लेकिन आपने फर्म से कोई लोन ले रखा है, कोई ट्रेनिंग ले रखी थी, कोई बॉन्ड साइन कर रखा है कि इतने साल से पहले आप उस जॉब को नहीं छोड़ सकते, तो वहां पर भी आप इंडस्ट्रियल इमोबिलिटी और ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी फेस कर रहे होंगे, क्योंकि आप वो जॉब नहीं छोड़ सकते। फिर हम आ जाते हैं जोग्राफिकल इमोबिलिटी पर, कि जिसमें आ जाता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, राइट? क्या कहते हैं, जॉब करने के लिए। आमतौर से वर्कर्स क्या चाहेंगे हमेशा, कि ऐसे एरियाज से निकल के ऐसे एरियाज में जाएं जाएं जहां हायर वेजेस हो, यानी कि लो वेजेस एरिया से निकल के हायर वेजेस एरियाज की तरफ जाएं, जैसे रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज आते हैं।
क्योंकि वहां अनएम्प्लॉयमेंट होती है, पॉवर्टी होती है, और ऐसे चेंजेस आ रहे होते हैं कि आपको ये वो अच्छे नहीं होते, इसलिए आपके लिए जरूरी होता है कि आप रीलोकेट करें अपने आप को और बेटर जॉब्स पे जाएं। लेकिन आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले मैंने मेंशन कर रखा है हाउसिंग कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी, कि जहां आप जा रहे हैं जॉब करने के लिए वहां हाउसिंग कॉस्ट हाई है या लो है, और हाउसिंग अवेलेबल भी है या नहीं। मिसाल के तौर पे अक्सर लोग सिंध से और साउथ पंजाब से कराची आ रहे होते हैं काम करने के लिए, लेकिन हाउसिंग कॉस्ट हाई होने की वजह से और हाउसिंग इतनी ज्यादा अवेलेबल ना होने की वजह से वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। उनमें से अक्सर लोग वापस चले जाते हैं या अक्सर लोग आते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास हाउसिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। तो हाउसिंग कॉस्ट और उसकी अवेलेबिलिटी है जो है वो जोग्राफिकल इमोबिलिटी का एक बेसिक रीजन। फिर फैमिली और सोशल टाइज, आप अपने घर को छोड़ के नहीं आ सकते, फैमिली को छोड़ के नहीं आ सकते, आपके बच्चों का स्कूल वहां है, एजुकेशन रह जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो भी आपके जोग्राफिकली इमोबाइल होने की रीजन। ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी एंड रिमोट वर्क दोबारा आ रहा है यहाँ पर ये बात हो रही है कि इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी की वजह से, रिमोट वर्क की फैसिलिटी की वजह से अब फिजिकल रीलोकेशन पास टाइम जरूरी नहीं रही, और इसलिए वर्कर्स जो हैं वो जोग्राफिकली एक तरह से मोबाइल हो गए, क्योंकि दूर से रह के भी वो काम कर सकते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इसलिए वर्कर्स लॉन्ग डिस्टेंस जॉब्स पर जाना उनके लिए और वापस आना पॉसिबल नहीं है, और वो जोग्राफिकल इमोबिलिटी फेस करेंगे, और पास जॉब्स अवेलेबल भी होंगी तो सारी बात है कि डिस्टेंस, ट्रैफिक, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से आप उस जगह नहीं जा पाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की लैकिंग होना भी जोग्राफिकल इमोबिलिटी की एक रीजन। फिर माइग्रेशन पॉलिसीज वगैरह, जारी बात है जैसे यूके में अब उन्होंने इमिग्रेशन लॉज बड़े टाइट कर दिए, लोगों के लिए वहाँ इमिग्रेंट्स के लिए वहाँ ठहरना या वहाँ जाना इतना आसान नहीं रहा है, फ्री मूवमेंट नहीं रही है, तो जोग्राफिकल मोबिलिटी कम हो। अक्सर मुल्क बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा रहे हैं, यूएस में भी आप सुनते रहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पाबंदियां लगा रहे हैं नए लोगों के लिए आने के लिए, तो जोग्राफिकल इमोबिलिटी उससे बढ़ रही है। फिर कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स भी हैं कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का कल्चर चेंज है, और खास तौर पर वहाँ की लैंग्वेज चेंज है, तो वहां पर जाकर काम करना आपके लिए तकरीबन नामुमकिन है, खासतौर पर ऐसी कंट्रीज जहां इंग्लिश या दूसरी जबानें बोली नहीं जाती, जैसे चाइना में अंग्रेजी नहीं बोली जाती। तो वहां अगर कोई पाकिस्तानी जा रहा है तो चाइनीज उसे आती नहीं, इंग्लिश चाइनीज लोगों को नहीं आती, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे। तो कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स भी एक जोग्राफिकल मोबिलिटी की रीजन है कि आप जोग्राफिकली मोबाइल नहीं। फिर मूविंग एक्सपेंस आपके पास है नहीं है, राइट, आप वहां शिफ्ट कर सकते नहीं कर सकते, पैसा है आपके पास या नहीं है। तो अगर पैसा है मूव करने का तो जोग्राफिकली मोबिलिटी ओवरकम हो जाएगी, अदरवाइज आप जोग्राफिकली इमोबाइल रहे। फिर हम आ जाते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लेबर। अब यहाँ वो ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी और जोग्राफिकल इमोबिलिटी की बात खत्म हो गई, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं हम लेबर की, कि लेबर की डिमांड कितनी इलास्टिक या इन इलास्टिक होगी, हम ये बात करें। अब सबसे पहले ये आ जाता है कि प्रोपोर्शन ऑफ लेबर कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट। अगर लेबर की कॉस्ट, जो टोटल लेबर को वेजेस दे रही है फर्म, वो उसकी टोटल कॉस्ट की बड़ी प्रोपोर्शन होगी, यानी कि लेबर पर ऑलरेडी बहुत पैसा खर्च हो रहा है, तो फर्म की जो लेबर डिमांड है वो प्राइस सेंसिटिव हो जाएगी। वेज रेट जरा सा बढ़ेगा, फर्म क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स पर कंप्रोमाइज कर लेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो लेबर के लिए बहुत पैसे दे रही। ठीक है। तो जब हम किसी चीज पर पैसे बहुत खर्च कर रहे होते हैं ऑलरेडी, तो हम उसकी प्राइस से सेंसिटिव हो जाते हैं। तो अगर लेबर कॉस्ट टोटल कॉस्ट की बड़ी प्रोपोर्शन है तो डिमांड फॉर लेबर इलास्टिक होगी, अदरवाइज इन इलास्टिक होगी। फिर सब्स्टिट्यूट्स अगर लेबर के अवेलेबल हैं तो डिमांड इलास्टिक, अदरवाइज इन इलास्टिक, ये पॉइंट आसान है।
फिर पीडी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस, जो प्रोडक्ट वो लेबर प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है तो फिर लेबर की डिमांड भी इनइलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि अगर मोबाइल फोन्स की डिमांड इनइलास्टिक है तो मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस करने वाले वर्कर्स की डिमांड भी इनइलास्टिक है, क्योंकि अगर मोबाइल फोन्स की डिमांड इनइलास्टिक है तो अगर लेबर मोबाइल का वर्कर ज्यादा वेजेस भी मांगता है तो फर्म आसानी से मोबाइल की प्राइसेस बढ़ा सकती है, क्योंकि मोबाइल की डिमांड इनइलास्टिक है। और जो वर्कर्स हायर वेजेस मांग रहे हैं उसका बर्डन इजीली कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देंगे वो मोबाइल फोन की प्राइसेस बढ़ाकर। एज अ रिजल्ट फर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फर्म उतने ही वर्कर्स हायर करेगी। लेकिन अगर फर्म के प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है और वर्कर्स ज्यादा हायर वेजेस मांग रहे हैं, तो फर्म को पता है कि उन हायर वेजेस की कॉस्ट में प्रोडक्ट की प्राइस में बढ़ाकर कंज्यूमर पर शिफ्ट नहीं कर सकता, प्राइस नहीं बढ़ा सकता, तो फिर मैं कहां से अपने पास से पैसे दूंगा। तो वहां लेबर की डिमांड इलास्टिक हो जाएगी, फर्म कंप्रोमाइज कर जाएगी वर्कर्स की क्वांटिटी। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होती तो जितने से वेजेस बढ़ती, कॉस्ट बढ़ती, फर्म उतने से ही प्राइस बढ़ा देती प्रोडक्ट की और फर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए याद रखें कि अगर वर्कर्स जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी डिमांड इनइलास्टिक है तो वर्कर्स की डिमांड भी इनइलास्टिक है एंड वाइस वर्सा। फिर आ जाता है टाइम पीरियड, या आपको वैसे ही पीडी में आप पढ़ चुके हैं कि टाइम पीरियड अगर शॉर्ट है तो डिमांड इनइलास्टिक, क्योंकि शॉर्ट रन में फॉरेन लेबर का सब्स्टिट्यूट मिलना हो सकता है पॉसिबल ना हो। लॉन्ग रन में अलबत्ता आप कैपिटल इंटेंसिव हो सकते हैं, किसी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जा सकते हैं। तो शॉर्ट रन में डिमांड फॉर लेबर इन इलास्टिक और लॉन्ग रन में डिमांड फॉर लेबर इलास्टिक। ये आप प्रोडक्ट्स के केस में भी पढ़ चुके हैं कि शॉर्ट रन में हर चीज की डिमांड इन इलास्टिक होती है क्योंकि फॉरेन सब्स्टिट्यूट मिलना पॉसिबल नहीं होता। लॉन्ग रन में डिमांड इलास्टिक। फिर मैं आ जाता हूं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर। लेबर कितनी जल्दी सप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता प्राइस बढ़ने पर। फॉर एग्जाम्पल वेज रेट बढ़ रहा है। अब हम पढ़ चुके हैं कि वेज रेट और सप्लाई ऑफ लेबर का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है। जब वेज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ वर्कर्स बढ़ेगी। लेकिन अगर हार्ट सर्जन्स की वेजेस अचानक बढ़ जाएं तो क्या हार्ट सर्जन्स फॉरेन मार्केट में आ सकते हैं? नहीं, क्योंकि हार्ट सर्जन्स को बनने में 7-8 साल 10 साल लगेंगे। हार्ट सर्जन्स की सप्लाई फॉरेन नहीं बढ़ सकती, ठीक है ना। लेकिन अगर प्लम्बर्स की डिमांड बढ़ती है और उनकी वेजेस बढ़ती है तो प्लम्बिंग सीखना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। प्लम्बर्स जल्दी 6 महीने में उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, मार्केट में पहले से ज्यादा प्लम्बर्स आ जाएंगे। तो जब हम इस तरह बात कर रहे होते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर की बात करते हैं। अब इसमें आ जाता है डिग्री ऑफ ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी। वर्कर अगर ऑक्यूपेशनली इमोबाइल है, उसके पास वो ट्रेनिंग नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है, तो वो दूसरी फील्ड में नहीं जा सकता जहां वेज रेट बढ़ रहा है, सप्लाई इन इलास्टिक रहेगी। लेकिन अगर वर्कर ऑक्यूपेशनली मोबाइल है, उसके पास इनफ ट्रेनिंग एजुकेशन एक्सपीरियंस मौजूद है, तो अगर वेज रेट किसी इंडस्ट्री में बढ़ता है तो वो आसानी से अपने आप को उधर स्विच कर सकता है सप्लाई इलास्टिक को। तो ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी जितनी ज्यादा होगी सप्लाई इन इलास्टिक, और जितनी ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी कम होगी उतनी सप्लाई इलास्टिक। और वही बात फिर जोग्राफिकल इमोबिलिटी पर डिपेंड करता है कि अगर जोग्राफिकल इमोबिलिटी बहुत ज्यादा होगी यानी वर्कर मूव नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह, जिसके फैक्टर्स अभी आपने ऊपर देखे, तो सप्लाई इन इलास्टिक रहेगी क्योंकि वो वहां जा नहीं सकता। लेकिन अगर जोग्राफिकल मोबिलिटी, right, workers can reach to that place where the job is, then the supply would be elastic, right? Foreign supply बढ़ सकती है अगर geographically mobile हैं workers। अगर immobile है तो obviously they will not be able to reach to that job and supply of workers would remain inelastic। फिर नॉलेज इम्परफेक्शन, अगेन आसान बात, फॉरन पता चल रहा है कि कहाँ जॉब है या नहीं है तो सप्लाई इलास्टिक। लेकिन अगर जॉब क्रिएट होने में, जॉब के बारे में पता लगने में वर्कर्स को टाइम लग रहा है तो सप्लाई इन इलास्टिक रह जाएगी, फॉरेन वर्कर्स की सप्लाई बढ़ना पॉसिबल नहीं रहेगी। और फिर शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन, आपको पता ही है किसी भी चीज की सप्लाई शॉर्ट रन में इन इलास्टिक रहेगी, लॉन्ग रन में इलास्टिक। शॉर्ट रन में इन इलास्टिक क्यों? क्योंकि ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी को खत्म करना, ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी को जल्दी से खत्म करना, नॉलेज बैरियर को फौरन खत्म करना पॉसिबल नहीं होता। किसी न किसी हद तक ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी, ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी और इम्परफेक्ट नॉलेज लाजमी होते हैं। इसलिए सप्लाई वर्कर्स यूजुअली शॉर्ट रन में इन इलास्टिक
और लॉन्ग रन में इलास्टिक हो। तो ये था हमारा लेबर मार्केट का टॉपिक। थोड़ा लंबा हो गया ये वाली क्लास हमारी, ठीक है ना, लेकिन आपके पास फैसिलिटी है, आप ब्रेक्स में सुन लें इसको, ब्रेक्स में देख लें लेक्चर को, दोबारा से रिवाइज कर लें। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में यही आसानी है, ठीक है। तो ये था हमारा, ये लेबर मार्केट हमारा ये 2 लेसन्स में कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेसन में फर्म्स की बात करेंगे शायद। और प्लीज देखते रहिए लेक्चर्स को, बार बार रिवाइज करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।